नमस्कार दोस्तों और मैं आप सबका स्वागत करता हूं प्रगति विचार लिटरेचर फेस्टिवल्स ऑथर्स मैराथन में। आज का सेशन है वर्ल्ड्स विद इन एंड बियॉन्ड नेविगेटिंग आइसोलेशन आइडेंटिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड इसका थीम है वॉइसेस ऑफ चेंज एक्टिविज्म एंड रेजिलियंस। मैं जल्दी से हमारे पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन दे देता हूं। पहले हमारे पैनल पे है अजय नवारिया जिन्होंने किताब लिखी है वर्ल्ड्स विद इन वर्ल्ड्स। प्रोफेसर अजय नवारिया इज एन अक्लेम्ड ऑथर एंड एकेडमिक currently teaching at Jamia Millia Islami University, New Delhi. With a PhD from Jawaharlal Nehru University, he has authored significant works like Udhar Ke Log and Yes Sir. A short film based on his story, Yes Sir, has won multiple awards. His stories are included in the syllabi of many universities in India, Europe, and USA. He has delivered lectures in countries such as Greece, Sweden, Australia, Italy, and Japan. His contribution to Hindi literature and Dalit discourse have earned him prestigious awards, including the Sudha Sahitya Samman, making him a respected figure in both literary and academic circles. अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद हमका हमें ज्वाइन करने के लिए। धन्यवाद। अगले अगले हमारे पैनल पे है चंदन पांडे जिन्होंने किताब लिखी है द कीपर ऑफ डेसोलेशन। चंदन पांडे इज द ऑथर ऑफ 4 short story collection and 2 Hindi novels. He has been honored with the Bharatiya Jananpith Navlekhan Award, the Vanmali Yuva Katha Samman, the Shabd Chhap Samman, and the Krishna Baldev Ved Fellowship recipient. The translation of his acclaimed debut novel, Vedhanik Gulp, was published in the English as the legal fiction in 2021. चंदन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें ज्वाइन करने के लिए। तो दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से। मेरा पहला प्रश्न आप दोनों के लिए है। आप दोनों अपने काम के जरिए गहरे सामाजिक मुद्दों को सामने लाते हैं। आप कैसे प्रस्तुत करते हैं कि कहानी का रोचक अंदाज बना रहे और साथ ही सामाजिक मुद्दों का संदेश भी प्रभावित तरीके से पहुंचे? चंदन जी क्यों ना आप चालू करें। मुझे लगता है कि ये सवाल का सबसे सुंदर आंसर अजय भाई देंगे। अजय भाई आपसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपका सवाल है, जो जैसा आपने पूछा, तो इसका सीधा संबंध होता है कि हमारी कहानी या हम जिस समस्या को लेकर या जिस भी संवेदना को लेकर हम लोग या मैं जब लिख रहा होता हूँ, तो मेरे लिए प्राइमरीली जब मैं शुरू कर रहा था, ये बात है लगभग 1995-96 की बात है, जब मैंने शुरू किया था लिखना, तब इतना नहीं पता था कि हम जो जैसा होता है लेखन, हम बहुत एक जिसे सोच समझ कर रहे हैं कि हमें ऐसा ऐसा प्रस्तुत करना है, ऐसा तब जो आता था तो लिखते थे, जो भी वो एक फेज था बहुत शुरुआती दौर का। और बहुत मगर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तब हमें पता लगा कि कुछ ही सालों में ये स्पष्ट हो गई कि हमें हमें उस ढंग से लिखना है कि जो हमारी बात है वो दूसरे को इन्वॉल्व कर सके। तो ये जो इन्वॉल्व करने का, क्योंकि मैं उन दिनों जिस लेखक को सबसे ज्यादा पढ़ा करता था, कहने में कोई वो नहीं, अमृतलाल नागर जी को पढ़ा करता था। अमृतलाल नागर के कई उपन्यास उस दौरान मैंने पढ़े थे, तो मैंने उनकी किस्सागोई से बहुत प्रभावित था। तो मुझे ये लगता था कि जब हम सुहाग के नूपुर, उनका एक उपन्यास है, जब वो पढ़ते थे, या नाचो बहुत गोपाल पढ़ते थे, या फिर उनका जो और दूसरे खंजन नैन और तमाम नॉवल जिस तरह के पढ़ते थे, तो मैं एक चीज जो बहुत नोटिस करता था कि ये हमें बांध लेते हैं। तब मेरे लिए ये महत्वपूर्ण हो गया, वहां से शुरू हुआ कि ये महत्वपूर्ण हो गया कि पहली चीज होनी चाहिए कि पाठक को बांधना है, ताकि तुम उस बात को, जिस बात को कहना चाहते हो, वो पढ़ने के लिए तैयार हो। अन्यथा कितनी ही सुंदर चीज आप देने जा रहे हैं, अगर वो पठनीय नहीं है तो वो आप शुरू में ही बेकार हो जाएगी। तो इसका फिर जब मैं संयोग से थोड़ा दूसरे बाहर के लेखकों को भी पढ़ने लगा, विदेशी लेखकों का जो हिंदी अनुवाद होता है, वहां से भी मैंने, खासतौर से चखव से और दूसरे लेखकों से मैंने देखा कि जो शुरुआत है, जो पहला पहला पैराग्राफ या पहली 2-3 लाइनें हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। वो इतनी ग्रिपिंग होती हैं कि अगर उसको आपने ठीक से डील कर लिया तो वो पूरी कहानी पढ़ाएगा। तो ये मैंने बहुत सारे, अब मेरे पास इस समय वो नहीं है, नहीं तो मैं आपको 2-3 कहानियों के वो शुरुआती, कई बार मुझे उस कहानी को शुरू करने के लिए डायलॉग से शुरू करना था, कभी मुझे किसी और चीज से, यानी ऐसी चीज से शुरू करना ताकि उसकी तरफ पाठक एक
एक बारगी एक बार तो बंध जाए, फिर मैं आगे ये बात मुझे ध्यान है, हमारे एक मित्र उस समय हंस के उपसंपादक हुआ करते थे, गौरीनाथ जी, वो खुद भी कहानीकार हैं। तो वो कहा करते थे कि और श्रीधरम जी कथा देश में थे और ये इसमें थे, तो दोनों हमारे मित्र थे। तो वो कहते थे कि अजय जी, आपकी कहानी कहने में बड़ा धीरज है, बहुत धैर्य है, मतलब आप बहुत जल्दी बात को खत्म करने की कोशिश नहीं करते, जैसा कि आमतौर पर वो उस समय के पूरा का जो दलित कहानी और दलित लिटरेचर के नाम पर जो कहानियां चला करती थी उनमें जिस तरह दिखा करता था, वैसा आपकी कहानियों में नहीं है। आप बहुत धीरज के साथ वो एक पूरा वातावरण बनाते हैं, या कोई डायलॉग चल रहा है उसके बाद काफी देर तक आपको ये पता नहीं लगता, और आपका अंत तय नहीं होता। यानी ऐसा नहीं है कि हमने शुरू पढ़ा और हमें जैसे कहानी का पता लग गया आखिर में क्या होगा, आखिर में ये प्रतिरोध होगा, कुछ होगा, और कहानी पहले से पता है। जब ये पहले से पता है तो, तो फिर पाठक जो है उसकी रुचि खत्म हो जाती है। तो मेरे लिए था कि सामाजिक सरोकार प्राइमरी हैं, मगर उससे भी प्राइमरी, क्योंकि मैं साहित्य में हूँ, मैं सड़क पर कोई आंदोलन नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई नारा नहीं लगा रहा हूँ, तो मेरे लिए जरूरी था कि मैं उस भाषा का ऐसा रूप प्रस्तुत करूं जो बहुत लुभावना हो, बहुत बांध लेने वाला हो, ये मुझे लगता है। हम्म, चंदन जी, इस विषय में आपका क्या कहना है? हम्म, ये आगरे में एक एग्रीकल्चर कॉलेज है, तो वहां पर एक कोई सज्जन खड़े हुए अपने बारे में परिचय देने के लिए। तो बहुत सारी बातें कही उन्होंने, बहुत सारी बातें कही, और दूसरे से पूछा गया तो उसको उतना कमांड नहीं था अपनी बात पे। तो उसने कहा कि सो ही हम, यानी जो उसने कह दिया वही मेरी बात है। तो जो अजय जी ने कहा है वो मेरी बात है। हाँ, बस उसको चूंकि कहना है तो मैं थोड़ा सा एक बात जोड़ूंगा कि कहानी को कोई चीज अगर अलग करती है बाकी किसी भी चीज से, उससे पहले मैं बताऊं कि सामाजिक सरोकार तो अच्छे और बुरे दोनों आप हर रचना में देखते हैं। हर रचना में एक चीज जो कहानी को कहानी बनाती है वो है उसकी उसका बयान। जैसे जब बेगम साहिबा गाती हैं कि वो बयां से पहले ही भूलना, तुम्हें याद हो कि न याद हो, तो वो बयां से पहले भूलना नहीं है, वो अपनी बात कहने का डर है जिसको कि हम भूलने की शक्ल में हम्म। छुपाते हैं ताकि हमारा प्रपोजल रिजेक्ट ना हो जाए। तो वो भी एक बयान है। या फैज कहते हैं कि दिल से हर मामला कल के चले थे साफ हम, कहने में उनके सामने बात बदल बदल गई। आपके कुछ सवाल मैंने देखे ऑडियंस पे भी हैं। तो वो जो बात को बदलना है, जो अजय जी भी कह रहे थे कि ऑडियंस को एंगेज करें, तो मैं बयान पे वापस आता हूँ। बयान सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। कई बार बयान को लोग खालिस फॉर्म समझ लेते हैं। मैं सिर्फ फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या कहना चाहते हैं आप। जैसे अजय जी ने कहा कि मैं कहानियों को मैं जल्दी खत्म नहीं करता, तो जाहिर सी बात है ये किसी फॉर्म के तहत नहीं है, ये अपनी वैचारिक तैयारी के तहत है। अजय जी का एक कहानी का एग्जांपल लूंगा मैं। इनकी एक कहानी है जिसमें एक पत्रकार की नौकरी छूट गई है। मैं उसका नाम भूल रहा हूँ अजय एक जी देर उसके। एक देर शाम। एक देर शाम, हाँ। तो वो नौकरी छूट गई है। अब वो खुद इतनी बड़ी विपदा है ये, उससे भी बड़ी विपदा है कि जिन कारणों से उसकी नौकरी छूटी है वो बड़े अपमानजनक कारण है। तो वो डबल डबल एगोनी में है नायक। लेकिन वह एक्सप्लोर क्या करता है, अब वहां पर लेखक की अपनी तैयारी, लेखक का जो बयान है वो सिर्फ फॉर्म के शक्ल में ना आकर किसमें आता है, वह कहानी को मोड़ता है। वह अपने लिए अपनी जिजीविका को दूसरे एक रिक्शे वाले को खाना खिलाने के प्रोसेस में ढूंढता है। यानी जितना समय, जितना कहानी में उन्होंने समय इस पे खर्चा है कि जातिगत कारणों से उसका अपमान हो रहा है, उतना ही समय, उतने उससे ज्यादा समय जो जो घोड़े वाली कहानी है चेखव की, उतना समय तो नहीं, लेकिन लगभग आधा हिस्सा कहानी का इस पोर्शन में जाता है कि एक रिक्शे वाले का अपमान हो रहा है, और वो दोनों, ये दो कैरेक्टर हैं उसमें, वो दोनों उस अपमान को इतना
आत्मसात कर चुके हैं, या उनके भीतर वो इतना बैठा हुआ उसको पहचानने की, ये जो अपमान है कहीं ना कहीं मेरा भी ऐसा हुआ है या हमसे जुड़ा है, तो उसको वो नलीफाई करने के लिए उस बंदे को एक बड़े होटल में खाना खिलाने लेकर जाते हैं, बड़े होटल में या बड़े बार में कहीं लेके जाते हैं, रेस्टोरेंट में है। रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं। वहां पर जो आ, वह जो एंगल है वो बिल्कुल नया मतलब देता है, सिर्फ और सिर्फ बयान के कारण। अदरवाइज अगर कहानी सिर्फ सामाजिक संदेश के लिए लिखी गई होती तो वहां पे कहानी खत्म थी, जहां पे वो संपादक के को कुछ कह के बाहर निकलता है या नहीं कह पाता है, कहने की सोच रहा होता है कुछ कि मैं है। कहा। तो मैं समझता हूँ कि अ, आपका फॉर्म प्लस आप कितनी बारीकी से चीजों को बताना चाहते हैं, इसकी तैयारी पर आपका डिपेंड करता है आपकी कहानी। सामाजिक सरोकार के बारे में जैसा मैंने कहा कि वह हर कहानी में, अगर पढ़ने वाला पाठक अच्छा है तो उसे एक ढूंढ ही निकालता है अच्छा या बुरा। अभी फिलहाल इतना ही। हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या आपको लगता है कि रीडर्स को अनकंफर्टेबल टॉपिक्स प्रेजेंट करते वक्त उनका एंगेजमेंट लूज करने का रिस्क होता है? उसको टैकल करने का आपका क्या अप्रोच है? अजय जी, क्यों ना आप चालू करें। अ, एक दोबारा से आप इस सवाल को रिपीट करिए प्लीज, क्या कहा, किस तरह के टॉपिक को? सर, अनकंफर्टेबल टॉपिक्स को, सेंसिटिव टॉपिक्स को। नहीं, मुझे तो इसी पर आपत्ति है कि अनकंफर्टेबल किस मतलब, ये इन्वर्टेड कॉमा में आपने कहा अनकंफर्टेबल, किस तरह से अनकंफर्टेबल है? सर, निजी किस सामाजिक मुद्दे, जैसे कि हम जी? जात पात पे बात करते हैं या फिर हम जेंडर बायसेस पे बात करते हैं। हाँ, मैं नहीं समझता कि अनकंफर्टेबल करने वाले किसी तरह के कोई वो है। मुझे लगता है कि इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करना, इस तरह की फ्रेजेस का इस्तेमाल करने से हम पहले ही एक कैटेगराइजेशन सोसाइटी का कर देते हैं कि ये उसके लिए अनकंफर्टेबल है। मुझे लगता है कि एक बड़ा हिस्सा, देखिए, होता यह है कि अ, जब ये दलित साहित्य शुरू हुआ था हिंदी में, हम्म। मराठी में उससे पहले शुरू हो चुका था, बहुत पहले शुरू हो चुका था, मगर जब हिंदी में शुरू हुआ तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसका विरोध हुआ था, है ना। एक बड़े हिस्से ने उसका स्वागत भी किया था, जिसमें राजेंद्र यादव और रमणिका गुप्ता, मैनेजर पांडे, तीन लोग तो मुझे एकदम से याद हैं, ठीक है, बाकी और लोग भी। और ये स्वागत जिस तरह से हुआ तो ये समाज को अनकंफर्टेबल नहीं कर रहे थे, लिटरेरी सोसाइटी को या हमारे जो समाज, हमारा वैसा जो समाज है उसको किसी तरह से अनकंफर्टेबल नहीं कर रहे थे, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं दे रहे थे। हाँ, ये जरूर हुआ कि कुछ लोगों को लग रहा था कि जाति के प्रश्न को नहीं उठाया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि ये कुछ थोड़े बहुत परंपरावादी पूर्वाग्रह से ग्रस्त लोग होते हैं, वो हो जाते हैं, वो होते हैं थोड़े बहुत कहीं ना कहीं। उनकी मुश्किल ये होती है कि वो जो चला आ रहा है उसको छोड़ना नहीं चाहते, एक मोह हो जाता है। एक लंबे समय तक किसी चीज की जब अभ्यसता होती है तो उसका मोह हो जाता है। तो वो, और उसका उनका तुलना का जो आधार होता है वो भी वही होता है, जो पुराना मानदंड, जो स्टैंडर्ड चले आ रहे हैं। अब उसमें एकदम नई चीज आ जाती है तो एक्सेप्ट करने में दिक्कत होती है। एक तो ये तो हुआ लिटरेचर के मामले में। समाज में भी इसका बहुत जो है एक तरह से रिसेप्शन हुआ, एक बड़े वर्ग ने उसको सराहा। ये ठीक है, ये उस पर कुछ इल्जाम भी लगे, कुछ इल्जाम इसलिए लगने थे और जाहिर है कि वो लगने चाहिए। मतलब मैं उसको कोई गलत नहीं मानता हूँ कि क्राफ्ट अच्छा नहीं है। जो जो मुझे लगता है लिटरेचर में जो दलित लिटरेचर पर जो एक तरह की परेशानी उन्होंने जो पैदा की, जो आलोचकों ने, उनका हमेशा ये रहता था कि जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि कहानी में कोई वैसा एक जैसा, जैसे उनकी उनका अभ्यास था, पुराना अभ्यास था कि कहानी की रोचकता और पठनीयता और उसके अंदर उस तरह के बिंब और उस तरह के इमेज, जो इमेजरी होती है, जिस माने सब चीजें आनी चाहिए, वो वैसी नहीं थी उसमें। कहानी कहने का प्रेशर इतना होता था उन लोगों को अपनी अपनी प्रॉब्लम कहने का कि वो, और अच्छा, ज्यादातर दलित कहानियां कहना चाहिए कि वो सच्ची कहानियां होती थी।
या तो लेखक के साथ घटी हुई कहानियां होंगी या लेखक के किसी व्यक्ति के साथ घटी हुई कहानियां होंगी। तो ऐसे में चाहे वो स्त्री साहित्य हो, दलित साहित्य या और कोई से भी कोई इस तरह का लिटरेचर हो, या जिसे हम मेन स्ट्रीम लिटरेचर कहते हैं, हम्म, उसमें भी अगर लेखक से जुड़ी हुई कहानी है तो उसमें बहुत प्रेशर होता है, मतलब एक फोर्स होता है प्रेशर से ज्यादा, इस बात का कि मैं इस कहानी को मैं ज्यादा कलात्मकता के चक्कर में ना पड़ूं। आर्टिस्ट बनने से अच्छा मैं जो मेरा क्रोध है या मेरा जो प्रेम है, जो मेरी और दूसरी तरह की जो भी मनोभावना है उसको मैं कह दूं, तो वो अपने आप में इतने खूबसूरत, मैं खूबसूरत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, सुंदर कह रहा हूँ, कि वो इतनी सुंदर होती है कि कोई जरूरत नहीं होती अलग से कलात्मकता की। मगर जिनका पुराना अभ्यास था वो इसका इल्जाम लगा रहे थे कि कहानियां छोटी हैं और बड़ी जल्दी खत्म हो जाती हैं, मतलब जो एक होना चाहिए कि वो क्लाइमेक्स आए और फिर उसका, वो सब नहीं था, वो कहानी कहते थे। तो ये आलोचना तो जरूरी, और मैं समझता हूँ कि आलोचना तो अगर आप हिंदी कहानी की बात करूं, क्योंकि वो हमारा फील्ड है, हिंदी कहानी में आजादी के बाद भी जैसे ही नई कहानी आंदोलन शुरू होता है तो बहुत ज्यादा आलोचना होती है। तो वो लोग दलित नहीं थे जिनकी आलोचना हो रही थी, सवर्ण लोग थे या जो भी लोग थे, गैर दलित लोग थे, आप वो भी एक दूसरे की आलोचना कर रहे थे। और अगर दलित लोगों के लेखकों की आलोचना हुई, कहानीकारों की आलोचना हुई, तो कुछ अलग नहीं था, ये कोई ऐसा अनकंफर्टेबल वाला मामला मैं नहीं समझता हूँ। हाँ, मैं ये जरूर समझता हूँ कि समाज में ऐसे कुछ लोग थे जो दलित साहित्य को पसंद नहीं कर रहे थे, और उनका न पसंद करने का कारण था क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था कि दलित लोग अपनी समस्या को खुद लिख रहे थे। हम्म, अब होना ये था, जाहिर है कि उसके बाद ये एक समस्या उठती है कि भाई, जो कि बड़ा बहुत दिन तक वो मुद्दा चला था, आखिर में वो सेटल होना था, वो हो गया, सहानुभूति का और स्वानुभूति, यानी हम सिंपैथी से लिख रहे हैं या हम खुद अपनी प्रॉब्लम लिखें, तो दोनों में से कौन सी ज्यादा ऑथेंटिक होगी, प्रामाणिक होगी। ये प्रामाणिकता का चक्कर नई कहानी में भी बहुत चला था, वो भी यही बात करते थे, प्रामाणिक है कि नहीं, अनुभव की प्रामाणिकता, तो अनुभव जिसका जो होता है, आमतौर पर अगर उसके पास भाषा ठीक से है, अगर उसके पास शिल्प ठीक से है, उसके पास परंपरा का बोध ठीक से है, तो बेहतर ढंग से वो, और उसकी तुलना में वो बेहतर ढंग से लिखेगा जिसका वो अनुभव नहीं है। यानी अगर दलित लेखक है कोई, यानी मैं दो आत्मकथाओं की बात करूं, एक है जूठन और एक है मुर्दैया, तो जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है उनके पास वैसी भाषा और वैसा अनुभव क्षेत्र, परंपरा का अनुभव नहीं है जैसा तुलसीराम जी के पास है, क्योंकि वो प्रोफेसर थे, जेएनयू में प्रोफेसर थे। तो जब मुर्दहिया सामने आती तो जूठन उठ के सामने वैसी नहीं रह पाती फिर, यानी और बाकी आत्मकथाओं को तो मैं छोड़ रहा हूँ सबको, मैं सिर्फ मुर्दइया और जूठन की बात कर रहा हूँ। मगर जब जूठन आई थी आत्मकथा, तो उसका बहुत जबरदस्त रिसेप्शन हुआ था और बहुत उसकी आलोचना भी हुई, मगर उसकी बहुत प्रशंसा भी हुई। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत बड़ा रोल जो प्ले करती है, वो 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 सोसाइटी की वो जो एक साइक है, भावना है, उसका रोल प्ले होता हुआ दिखाई दिया दलित साहित्य के रिसेप्शन और दलित साहित्य की आलोचना में भी। एक चीज जरूर कहूंगा यहाँ पर, बस आखिरी इस बात पर, कि चूंकि जाति का प्रश्न कहना चाहिए कि ये हमारे भारतीय समाज को समझने के लिए, क्योंकि जैसे आप यूरोप को समझने की कोशिश करते हैं तो वहाँ क्लास है, भारत को समझने के लिए आप कास्ट के अलावा किसी रास्ते से जा ही नहीं सकते। यानी आपको यहाँ की विशिष्टता, यहाँ की क्या विशेषता है उसको समझना है, और यहाँ की क्या समस्या है इसको समझना है। दोनों रास्तों को पकड़ने के लिए आपको कास्ट को समझना होगा। जैसे ही आप कास्ट को समझते हैं, वैसे ही समस्या भी समझ में आने लगती है और विशेषता भी समझ में आने लगती है। हम्म, बहुत बहुत अच्छा, अच्छा है इसमें। बहुत अच्छा बोला सर आपने। वाह। हम्म। तो जो अजय जी ने दलित साहित्य को लेकर एक समरी के अंदाज में सब कुछ प्रस्तुत किया, उससे अलग मैं कुछ जोड़ता हूँ। वह उन बातों से तो सहमति है,
और ये बिल्कुल है कि सारी कहानियां जो नॉन दलित चरण में लिखी गई वो भी सब महान कहानियां नहीं थी। उसे हमें इस तरीके से नहीं देखना है कि गुणवत्ता पे किसी खास पैमाने पे अच्छी होगी तभी देखा जाएगा। टॉपिक पे लौटते हैं। अनकंफर्टेबल, हम लोग जैसे मोयान ने इस पर बहुत अच्छी बात कही थी कि जो साहित्य में एक लगाया हुआ और नहीं दिखता हुआ सा सेंसरशिप है, वो हमें काफी मदद करता है चीजों को लिखने में, खास करके हिंदी में। अम, वैसे पाठक उस विकराल संख्या में नहीं है जैसे अंग्रेजों में है, अंग्रेजी वगैरह में है। तो इसलिए लेखकों को एक एडवांटेज रहता है कि वो एक्सप्लोर कर सकते हैं नए नए थीम को। तो हम्म, एक लेखक के बतौर हमें मुझे तो आज तक कभी नहीं लगा कि कोई अनकंफर्टेबल थीम में लिख रहा हूँ। जब मैं कंफर्टेबल होता हूँ तभी उसे लिख रहा होता हूँ। तो लेकिन दूसरी बात, इसको अगर ऐतिहासिकता में देखें तो दो तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं कि आजादी का एक समय था और वही समय विभाजन का था। अब उस समय बहुतेरे लेखकों ने आजादी को तो लिखना चुना, आजादी के बाद आजादी से मोह भंग को भी लिखना चुना। जबकि एक तरफ पूरी राजनीति थी जो झूठी आजादी वगैरह की बात कर रही थी, तो उससे उनका मोह भंग भी होता है, लेकिन वो विभाजन को एक तरह से दरकिनार करते हैं। लाइकवाइज 90 का दशक, थोड़ा सा 90 के शुरुआती दशक जो है वो बहुत हैपेनिंग रहा है हिंदी के लिए, कि इसमें मंडल कमीशन का पदार्पण होता है, प्लस बाबरी मस्जिद का केस होता है, प्लस ग्लोबलाइजेशन का केस होता है। अब आप देखिए कि हिंदी में एक खास तरह का पैटर्न, अगर इन तीनों में आप कैटेगराइज करें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था जाति वाला प्रश्न, मंडल कमीशन। उसके बाद था बाबरी मस्जिद, उसके बाद था मुक्त बाजार और ये सब। लेकिन हमारी हिंदी में सबसे ज्यादा कहानियां लिखी गई मुक्त बाजार पे, विश्व बाजार और ग्लोबलाइजेशन और इन बातों पे लिखी गई। तो कहीं ना कहीं आपके प्रश्न में एक मेरिट में देख रहा हूँ कि अ, एक ओढ़ा हुआ सेंसरशिप है। अगर अगर ये बात हमारी स्पष्ट ना हो रही हो, तो अभी रिसेंटली एक केस हुआ, 4-5 साल पहले, कोविड का केस आपने देखा। तो कोविड का जब कोविड का हमला हुआ, तो उन दौरान दो तरह का लेखन था। एक तो जो मॉब लिंचिंग का जो फेनोमिना चला 2014 के बाद, उस पर उपन्यास लिखे गए, कहानियां लिखी गई। तो उसके लिए मतलब जो चीज 2014 से स्टार्ट हो गई थी, उस पर लिखने के लिए, लिखने के बाद एक जो बीच का पुल है, यानी कि जो पाठक के बाद एक पाठक के पहले जो एक एक्टिव पाठक है जिसको आलोचक कह सकते हैं, उसने कहा कि अभी तो ये इतनी इतनी रिसेंट फिनोमिना है, इस पर आप कहानी कैसे लिख सकते हैं? ये तो अभी कला का तीसरा क्षण नहीं आया मुक्तिबोध के फॉर्मूले में। लेकिन हम्म, वही लोग कोविड के ही साल में, जिस साल कोविड आता है उसी साल उसी कोविड पर लिखी गई कहानियों को महान बता रहे थे, कि वहां पर उनके लिए वो प्रश्न नहीं था कि ये तो अभी रिसेंट फिनोमिना है, अभी इसको और बैठ जाने दो मन में, इसके इसके प्रभाव दिखने दो, तब इस पर कहानियां लिखी जाएंगी। तो ये जो प्रश्न है आपका कि वो मैं बार बार वो वर्ड भूल जा रहा हूँ, अनकंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल। तो जो अनकंफर्टेबल होने का प्रश्न है वो कई एंगल से है। लेखकों के लिए भी मैंने बताया कि कैसे विश्व बाजार पे लिखना सबसे अधिक उचित रहा लोगों के लिए। ज्यादातर कहानियां उसी थीम पर लिखी गई। उसमें होता क्या है कि एक नायक होता है, वो अकेला हो जाता है, घर परिवार में सब उसके खिलाफ साजिश करते हुए मिल जाते हैं, पत्नी भी, बच्चे भी। वो ऐसा नायक होता है बेचारा, जो पूरी कहानी में बेचारा ही रह जाता है और आखिर में वो एक मूर्ख में तब्दील हो जाता है। ये पैटर्न चला पूरा 10-20 साल, 10-12 साल तक। उसके बाद स्लोली जो जो समय की एक ताकत होती है, उसने सांप्रदायिकता पर फिर अच्छी कहानियां लिखी गई। फिर जो सबसे बड़ी ताकत थी, यानी सबसे बड़ा जो फोर्स था जाति के प्रश्न का, वो आगे आया। तो ये एक चीज थी। और दूसरा जो मैंने बताया कि अ, कोविड के समय कैसे कैसे जो पाठक वर्ग है वो अपने कंफर्ट के हिसाब से चुन रहा है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, क्या कौन से के लिए हमारी जनता तैयार है और किसके लिए नहीं तैयार है। तो ये जो अनकंफर्टेबल होना है, ये दोनों की तरफ से है। इसके लिए बतौर लेखक मैंने आज तक कभी नहीं समझा कि कोई टॉपिक में ऐसा लिख रहा हूँ जो अनकंफर्टेबल है। जब मैं तैयार होता हूँ तभी उस पर लिखता हूँ। हाँ, एक और बात है कि कभी पाठक का सोच के नहीं लिखा कि पढ़ेगा तो कोई क्या कहेगा।
ये आज तक ख्याल नहीं है। ये बहुत जो आपने चंदन जी बहुत अच्छी 3 बातों की तरफ जो ध्यान दिलाया, ये वाकई बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब वो ये 90s का दौर है, 92 के आसपास जो ग्लोबलाइजेशन शुरू होता है, और उसी वक्त मंडल भी कमीशन भी लागू हुआ, और जो मतलब उन दिनों हम कॉलेज में पढ़ रहे थे, और वो दौर हमने देखा है दिल्ली शहर में, जो हालात थे, मतलब क्योंकि यहाँ पर आत्मदाह तक हुए थे और उसके विरोध में। और तीसरा जो बाबरी मस्जिद वाला मसला है, तो यानी हमारे इस पूरे, अगर हम लिटरेचर को एक तरह से देखने की कोशिश करें, तो ये 3 कैनन हैं, 3 दृष्टियां हैं कि धर्म, सांप्रदायिकता, जातिवाद और बाजार, ये 3 चीजें हैं। तो ये वाकई ठीक था कि उस समय जब जो लेखक थे, जैसा कि ये सवाल पूछा गया उसी के उसमें बता रहा हूँ, क्योंकि एक बड़ी लेखकों की, लेखक जैसा, मतलब ये कहने में हमें कोई परहेज नहीं होना चाहिए या संकोच नहीं होना चाहिए। अगर वह लेखक है तो ठीक है, वो एक उदार व्यक्ति है, वो एक बड़े समाज का सदस्य है, मगर वो उस परिवार का भी सदस्य है जहाँ उसका जन्म हुआ है, जहाँ उसके रिश्तेदार हैं, जहाँ उसके गोत नात के लोग हैं, नातेदारियां हैं, तो इसका मतलब उसकी एक जाति है। और हुआ ये कि चाहे वो पिछड़ी जाति का हो, सवर्ण जाति का हो, दलित जाति का हो, आदिवासी समाज से हो या किसी और समाज से हो, वो अपनी जाति के साथ, तो जो उसका जो अनुभव क्षेत्र बनता है, वो शुरुआती दौर में अपने आसपास के माहौल से, अपने परिवेश से बनता है। तो जो उस वक्त की कहानियां हैं, उनमें आपने देखा, जैसा आपने ही कहा, कि वो उन्होंने जाति के प्रश्न को नहीं उठाया। वो कैसे उठाते? सवाल ये है कि ये उनका उनका उनकी पीड़ा नहीं थी, तो ये उनके पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं था उनका, मगर जिनका था वो लोग आ गए। तो जो आगे आए। हाँ, वो आ गया है। तो जो अनकंफर्टेबिलिटी पैदा हुई, वो इस बात से पैदा हुई कि कास्ट का, पहली बार कास्ट का क्वेश्चन जो है वो सोसाइटी में आ गया। ऐसा नहीं है पहली बार उस ढंग से आया हो, कि कास्ट का क्वेश्चन पहले नहीं आया था। अमृतलाल नागर के यहाँ नाचो बहुत गोपाल पूरा नॉवल, और प्रेमचंद के यहाँ कुछ कहानी, प्रेम हाँ, चंद। जगदीश चंद्र के यहाँ पर है धरती धन्ना अपना, और भी बहुत सारे लोगों के नाम। बहुत सर। मगर जिस जिस जैसे कहना चाहिए, जिस पेन, जो पेन एक होता है, दूसरा व्यक्ति जब लिख रहा है तो एक कहीं ना कहीं वो उससे बाहर रहता है। मगर जब दलित लेखक लिख रहे थे, शुरुआती लेखक, जो चाहे वो कोई भी थे, मैं किसी का नाम क्या लूं, वो उसको पढ़ते हुए लगता था कि ये तो इसकी, ये अपना एक तरह के आत्मकथात्मक बयान दे रहा है। जो बयान शब्द आपने, वो एक्चुअली एक एक तरह की गवाही थी, वो एक बयान था उस हम्म। सिस्टम के खिलाफ, जिसमें वो सफरर था या उसकी कम्युनिटी सफरर थी। मगर उस वक्त तक भी इतनी बड़ी संख्या नहीं थी उन लेखकों की कि वो एक मूल स्वर बन पाता लिटरेचर, क्योंकि बड़ी संख्या में दूसरे लेखक थे। मगर फिर भी मैं तो ये कहूंगा, फिर इसको रिपीट करूंगा कि चाहे राजेंद्र यादव हो, कमलेश्वर हो, महीप सिंह जी हो, रमणिका जी हो, इन लोगों ने अपनी पत्रिकाओं में छाप छाप कर उस पूरी की पूरी जो असहजता थी उसको, उस साहित्य के प्रति उसको दूर किया। और फिर अच्छी रचनाएं दूसरे उसमें भी वो शामिल हुई। मतलब ऐसा नहीं है कि सारी रचनाएं, तो जैसा आपने भी कहा कि सारी रचनाएं तो हर लेखक की या किसी भी उसमें शामिल नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है। ऐसे ही वक्त उसको छांटता रहता है। तो जो जी जी। शुरुआती दलित साहित्य था, कहानियां थी, आत्मकथा थी, उसको छांट दिया, और फिर दूसरी जो दलित साहित्य जो वाकई उत्कृष्ट था, भाव के स्तर पर भी और शिल्प के स्तर, संवेदना पर भी और शिल्प पर भी, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया और समाज में वही आगे चल रहा है। जैसा मैंने कहा मुरदैया के बारे में, जैसे और बहुत सारी आत्मकथाएं इस तरह की। अभी अभी जो मैं देख रहा हूँ, महिलाओं की जो आत्मकथाएं आ रही है, दलित महिलाओं की आत्मकथाएं, उसमें भी, या उनकी कहानियां जो आ रही हैं, वो उनसे भिन्न है जो दलित पुरुष लिख रहे थे। तो ये एक एक तरह का कंट्रास्ट हमारे सामने आ रहा है। तो हमें वो उसमें एक फिर नई गति पैदा हो गई।
जो पिछले 20 सालों में थोड़ा शिथिल हुई थी, उस शिथिलता में फिर एक गति पैदा हो गई। तो ये एक मुझे लगता है, और जिस तरह से बड़े प्रश्न जिन्हें हम आमतौर में बड़े प्रश्न मतलब उसी भाषा में कह रहा हूँ, तंज की भाषा में कह रहा हूँ, कि व्यंग की भाषा में कह रहा हूँ, कि जो पहले हमसे कहा जाता था भाई आप जाति पर बात बहुत करते हैं, बड़े प्रश्नों की तरफ देखिए, तो हम कह रहे हैं ये जाति से बड़ा प्रश्न कौन सा है भाई। हाँ, अब इनके लिए तो जाति सबसे बड़ा प्रश्न है ना। तो ये बड़ा प्रश्न था, बाजार को देखिए, सांप्रदायिकता को देखिए, तो हमने कहा कि देखिए पूरी पूरी जो कहानियां हैं उसमें बाजार और सांप्रदायिकता पर लिखना बहुत सारे हैं। हाँ, ये जरूरी है कि ये पहले आ जाए तो शायद बाद में वो भी शामिल होगा। तो अब देख रहा हूँ, इधर मैंने कुछ कहानियां देखी हैं वो, और आत्मकथा भी, उसमें ये सब शामिल हो रहा है, ये अच्छी बात है। तो समय लगता है, साहित्य कोई एक दिन का या 10 साल का खेल तो है नहीं, उसमें समय लगता है कोई। तो ये मुझे लगता है कि धीरे धीरे एक एक जो, अच्छा एक चीज और इसमें ध्यान ध्यान देने वाली है कि दलित साहित्य और स्त्री साहित्य, खासतौर से दलित साहित्य की बात करूंगा, ये एक अखिल भारतीय परिघटना है। यानी पूरे नेशनल लेवल पर, चाहे आप पंजाब से शुरू करें, दिल्ली से शुरू करें और नीचे केरला तक जाएं, आपको अलग अलग भाषाओं में सब जगह दलित साहित्य मिल जाता है। तो इसका मतलब असहजता या अनकंफर्टेबिलिटी वो अगर है तो वो पूरे ऊपर से नीचे तक है, क्योंकि जाति का विरोध, जाति के आधार पर उत्पीड़न या जाति के आधार के कारण एक्सक्लूड करना या इंक्लूड करना, प्रिविलेज्ड होना या डिप्राइव्ड होना, दोनों चीजें जो है वो पूरे उसमें चलती हैं। और ये आपने पढ़ा भी होगा, चाहे वो मराठी दलित साहित्य पढ़ें या कन्नड़ का पढ़ें या फिर आप तेलुगु का पढ़ें, वहाँ आप सब देखते हैं ये सब चीजें होती हैं कि वहां पर भी बहुत सारी अस्वीकार भाव वहां पर था, मगर धीरे धीरे सब जगह वो, इसलिए एक नकारात्मक दृष्टि बनाना कि वो समाज उसको स्वीकार नहीं कर रहा था, मैं इससे असहमत हूँ। बल पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये ठीक दृष्टि नहीं। हमारा समाज इतना शुरू से, भारत में, मैंने ऐसा नहीं कि किसी वजह किसी राजनीतिक कारणों से मैं ऐसा कह रहा हूँ, भारत का समाज इतना उदार शुरू से रहा है, क्योंकि वो उदार होना उसकी कोई वो नहीं है, उपलब्धि नहीं है, उसका उसकी संरचना ऐसी है कि उसको उदार होना पड़ता है। मतलब इतने लंबे समय से लोग आते जाते रहे हैं, इतने समुदाय साथ साथ रहे हैं, इतनी बहुलता रही है, सामासिकता रही है, इतनी कल्चर्स रहे हैं कि वो आपस में एक दूसरे के साथ उदार रहे बिना चल ही नहीं सकती। तो इसलिए एक अभ्यास है उनका। परफेक्ट। आप दोनों ने मेरे प्रश्न का बहुत ही सुंदर तरीके से उत्तर दिया। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो आप दोनों की जो किताबें हैं, वो इंडियन सोसाइटी के इश्यूज पर फोकस करती है। आप लोगों की लेखन प्रक्रिया में आप लोगों के निजी जीवन से कितनी प्रेरणा है? मैं अगर कैरेक्टर्स की बात करूँ या फिर मैं पूरी प्रक्रिया की बात करूँ या मैं प्लॉट की बात करूँ, तो आपके निजी जीवन से आप कितनी प्रेरणा लेते हैं? चंदन जी क्यों ना आप चालू करें पहले? हम्म, निजी जीवन बड़ा ऐसा टर्म है कि आप किस चीज को निजी मान रहे हैं। जैसे जो हमारी तैयारी है, जो मेरी आप अपनी अगर बात करूं तो जिसे मैं अपनी समझ में, हो सकता है कल को कोई इसी को क्वेश्चन कर दे, लेकिन मैं जिसे अपनी समझ में कमजोर समझता हूँ, उसके प्रति जो मेरी सेंसिबिलिटी है, उसे अगर आप निजी जीवन का हिस्सा मानते हैं तो मेरी तैयारियों में है, वो फिर वहां वो रिफ्लेक्ट होता है। दूसरी तरफ जैसे मैं आपको बताऊं कि धीरे धीरे मैंने ऑब्जर्व किया, पढ़ने लिखने के क्रम में सीखा लोगों से कि हर समाज को, या हर कहना गलत हो जाएगा, ज्यादातर समाज को एक शत्रु चाहिए, एक कोहेसिव यूनिटी बनाने के लिए एक शत्रु चाहिए उसको, समाज को। समाज से जब मैं कह रहा हूँ तो समाज के लीडर को कह रहा हूँ, मुझे जो जो लीड कर रहे हैं समाज को उनकी बात कर रहा हूँ कि वो एक जो भीड़ मॉडरेट करते हैं, उनको एक शत्रु चाहिए, काल्पनिक सा या वास्तविक। जो वैसे में आप देखते हैं कि एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए राइटर, या जो आपकी तैयारी में है एक आर्टिस्ट बनने की, कि क्या कोई झूठ बोला जा रहा है,
क्या कोई मिथ रचा जा रहा है? कैसे हम अपना दुश्मन क्रिएट कर रहे हैं? इस पर इस विषय पर पर्टिकुलर तुर्की साहित्य में प्रचुर लिखा गया है और फ़िल्में वहाँ पर बहुत अच्छी-अच्छी बनी हैं। इसलिए शायद मैं अपने शब्द भी दे पा रहा हूँ। हो सकता है ये थॉट मेरे भीतर रहता और मैं बोल नहीं पाता, अगर मैंने वो फ़िल्में ना देखी होती तो। तो वह जो काल्पनिक शत्रु है, हम किसी वो जो बचपन में पढ़ाया गया है कि भेड़िए ने पूछा भेड़ से कि तुमने नहीं तो तुम्हारे परदादा ने मेरा पानी जूठा यानी जो किया होगा। तो वह जो जूठा करने वाली बात है, वहाँ आप अपना पक्ष तय करते हैं एज़ अ पर्सन, एज़ अ राइटर। वह अगर पर्सनल लाइफ़ में शामिल होता है तो येस, मेरे निजी जीवन की चीज़ें हैं। दूसरी बात कि बहुत सारी बातें जो हमारा जिसे मार्केज कहते हैं कि 3 पार्ट्स ऑफ द लाइफ़ पब्लिक, प्राइवेट एंड सीक्रेट। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो सीक्रेट पार्ट है, उस पर ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं कि मैं कभी शायद ना लिखूँ। जो प्राइवेट पार्ट है कहानी का, जो जीवन का, उसको हम लोग दूसरे तरीके से, किसी दूसरे कैरेक्टर्स के माध्यम से पेश करने की कोशिश करते हैं। और जो पब्लिक लाइफ़ मैंने बताया, जैसे हमारी नौकरी है, तो नौकरी के भी वो विषय, जो 2008 या 9 में कभी मेरे साथ कोई मामूली एक घटना हो गई होगी, वो कभी हॉन्ट करती कि अच्छा, उसके पीछे का आशय यह था, तो उसे फिर लिखने की इच्छा होती है। तो पर्सनल लाइफ़ का मैं यही समझ पा रहा हूँ कि मुझे ये अलग-अलग कारणों पे डिपेंड करता है कि कितना आप अपने पब्लिक लाइफ़ से ले रहे हैं, कितना आप प्राइवेट लाइफ़ से ले रहे हैं और सीक्रेट लाइफ़ से तो शायद कोई नहीं लेता है। मतलब बहुत कम डेयरिंग लोग, जिया जेने टाइप के लोग होंगे, जो इतने साहसी होंगे जो सीक्रेट लाइफ़ को भी लिख सकें। नॉर्मली मैं नहीं ले पाता। तो इस तरीके से मैं हमारे पर्सनल चीज़ों को ले पाता हूँ। इसको और एक एक लाइन में जोड़ूँगा कि लिखना मेरे लिए जो एक एकमात्र तरीका रह गया है। स्लोली जैसे शुरू में जब हमने लिखना पढ़ना स्टार्ट किया, तो सिनेमा भी देख लिया, सिनेमा के लिए भी लिख लिया टाइप का, सब कुछ कर लिया। लेकिन अब धीरे-धीरे लग रहा है कि जो हमारा जो मेरा कम्फर्ट ज़ोन है, वो पढ़ना और लिखना ही है। तो उसी में मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता हूँ, इसलिए भी लिखता हूँ। मैं इसे किसी बहुत बड़े ब्रॉड विज़न से ज नहीं जोड़ना चाहूँगा। मुझे वो काम है जो मुझे समझ में आता है, या अगर मैं थोड़ा भी लायक हूँ, तो उसी में हूँ, ये मुझे समझ में आता है। तो मैं अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ। यस, जो 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 व्यक्तिगत तैयारी है, जैसे एक बात बताऊँ मैं कि जब 2014 में मॉब लिंचिंग लिंचिंग का दौर शुरू हुआ, तो उन्हीं दिनों मुझे एक इराकी राइटर मिले हसन ब्लासिम। तो हो सकता है हसन ब्लासिम को अगर मैं ना पढ़ता, हो सकता है, तो मैं जो बाद के मैंने उपन्यास लिखे, वो शायद नहीं लिख पाता। वहाँ से मुझे स्ट्रक्चर नहीं मिला, वहाँ से मुझे सिल्फ नहीं मिला, वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली। दृश्य पहले मैं क्या करता था कि कोई भी कहानी लिखता था, उसके पहले मार्केज का एक कहानी है ट्यूज़डेज़ सिएस्टा, उसे ज़रूर पढ़ता था। जस्ट टू जैसे जैसे अभी गुकेश से पूछा गया कि आप मैच के पहले क्या करते हो? तो बोला कि आधा घंटा मैं पज़ल खेलता हूँ चेस का। तो वो हमारे लिए एक किक था, जैसे जो लोग पिच में उतरने के पहले वार्म अप करते हैं। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो पर्सनल, जिसे आप कह सकते हैं कि पर्सनल लाइफ़ से कहानी में आती है। हुँ। अजय जी, आपका क्या कहना है इस विषय में? नहीं देखिए, वाक़ई ये बहुत विस्तार से और बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से चंदन जी ने बताया। मुझे लगता है कि जो निजी वाला मसला है, वो नहीं, वो वाक़ई बहुत सही है बातें हैं सभी। उसमें जो एक चीज़ मुझे जो लगती है, वो ये है कि ये बड़ा पेचीदा मामला है। बड़ा एक इसको कॉम्प्लिकेटेड है और कहना चाहिए ये एक ऐसे पेड़ की तरह है, इसको इसको समझना और इसको बताना दोनों, कि जिसकी जड़ें बहुत गहरे कहीं ज़मीन में कहीं होती हैं और हमें नहीं पता होता कि कब हमारा पर्सनल और कब हमारा बाहरी, यानी निजी और बाहरी दोनों मिल गए, कितना हिस्सा उसका आ गया, कितना हिस्सा रुका रहा, इसकी वजह क्या है? मनुष्य के बारे में सब लोग ये बात कहते हैं कि वो एक सामाजिक व्यक्ति होता है, उसकी और वो एक फैमिली होती है, जिसमें उसका पालन-पोषण होता है। और वो पालन-पोषण जब उसका हो रहा होता है, उसे खुद भी नहीं पता होता उसने क्या-क्या सीख लिया है। एक दौर होता है, उस दौर में उसको जो चीज़ें सिखा दी गई हैं और वो फ़ॉर्मेशन के वो डेज़ होते हैं, वो बनने के वो दिन होते हैं जिसमें उसकी
वो खुद कोई ऐसी हस्तक्षेप नहीं, मतलब कोई इस तरह का इंटरवेंशन नहीं कर सकता कि नहीं मुझे ये नहीं सीखना है, ये मेरे लिए नहीं है, ठीक नहीं है। कोई एक्सेप्शनली कोई एक आध बच्चा ऐसा कर देता हो तो कर देता हो, वो उनकी छोड़ दें। मगर हम बाय एंड लार्ज अगर देखते हैं, उस दौर में वो बहुत कुछ ऐसा सीख लेते हैं जिसकी जिसको हम ट्रेनिंग कहते हैं, कुछ लोग उसे संस्कार कहते हैं। और भारत के संदर्भ में अगर हम कहें, धर्म के आधार पर वो संस्कारित होता है यानी ट्रेंड होता है, जाति के आधार पर वो संस्कारित होता है, ट्रेंड होता है, और क्लास के आधार पर वो संस्कारित या ट्रेंड होता है। मैं ट्रेनिंग शब्द उसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। यानी मैं अगर यहाँ क्लास की बात करूं, तो एक एक दौर था जिसमें अगर मैं अपने बचपन को देखता हूं, तो वो एक निम्न वर्गीय परिवार था। और वो पूरा मोहल्ला, जिस मोहल्ले में मैं जन्मा, वो मतलब एक छोटी सी, जिसे आज हम झुग्गी कहेंगे, झोपड़ी कहेंगे, वो एक छोटी सी झोपड़ी जैसा कुछ था। ठीक से याद नहीं, क्योंकि वो वक्त 2-3 साल की उम्र तक का मैंने वहां गुजारा, तो मुझे कुछ याद नहीं। मगर उसके बाद जिस इलाके में आए हम, वो जगह भी कोई बहुत ऐसी नहीं थी, वो भी निम्न वर्गीय थी। तो मेरे आसपास के मित्र, मेरे आसपास के लोग, उनकी सारी सोशल एक्टिविटीज, उनके काम धंधे, उनकी बातचीत, वो हमारे सबकॉन्शियस में, हमारे अवचेतन में कब चली गई। हमारे परिवार के लोगों ने हमें जो कुछ सिखाया उस दौर में, वो सब, हमारे आसपास कौन धर्मों के लोग थे, कौन जातियों के लोग थे, वो सब, तो ये सब निजी में चला गया। इसके बाद एक आगे का दौर आया, हम वहां से आगे बढ़े, हमने शिक्षा हासिल की और फिर हम दूसरे समाजों से मिले। यहाँ हमारे अंदर कुछ चेंज आता है और हम एक नई सोसाइटीज को बहुत नजदीक से देखने लगते हैं, और शिक्षा के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करते हैं क्या ठीक है, क्या हमारे इस गोदाम में जो रखा हुआ है वो इस्तेमाल में लेना है, क्या जो इस गोदाम में सड़ा हुआ है उसे फेंक देना है, क्या हम उसे फेंक पाते हैं, कितना फेंक पाते हैं, नहीं फेंक पाते तो वो कब दबे पांव हमारे, चाहे न चाहे अनचाहे, वो हमारे साहित्य में प्रवेश करता है। और इन्हीं टेंडेंसीज को, इसी तरह की जो छिपे दबे पांव आने वाली चीजें हैं, वो जो हमारे सबकॉन्शियस से आ रही हैं, जो हमें नहीं पता, उसको आलोचक पकड़ता है। आलोचक उसको भी पकड़ता है जो हमने बताना चाहा है, मगर एक सजग आलोचक उसको भी पकड़ता है जिसको हम नहीं जानते थे कि हम लिख गए हैं। क्योंकि लिखते वक्त लिखना एक ऐसी प्रक्रिया, जैसा मतलब चंदन जी भी बैठे हैं, साथ में वो भी जानते हैं, आप भी जानते हैं क्योंकि आप पढ़ते हैं, तो लिखना एक ऐसी प्रक्रिया है कि एक वक्त, जैसा उन्होंने कहा कि मैं यही कर सकता हूँ, तो लिखना बिल्कुल वैसा मामला है कि जब हम लिख रहे होते हैं तब हम वो नहीं रहते, अजय नावरिया नहीं रहे। एक वक्त तक अजय नावरिया है, फिर कब अजय नावरिया गायब हो जाएगा, वो कैरेक्टर आ जाएंगे, फिर कब अजय नावरिया आ जाएगा, तो अब वो जहां जहां अजय नावरिया आता है वहां वहां निजी का प्रवेश होगा, और जहां जहां कैरेक्टर रहेंगे वहां वो कैरेक्टर की का निजीपन होगा। तो ये दोनों इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, एक दूसरे के अंदर गुथा हुआ होता है, कि दोनों को अलग करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये चेतन और अचेतन का एक ग्रे या एक साझा इलाका होता है लेखन। तो कई कहानियां ऐसी हैं मेरी जो बिल्कुल ऐसा हो सकती हैं कि वो पूरी तरह से निजी हों। कई कहानियां ऐसी हैं जिनमें मैंने बिल्कुल कल्पना का इस्तेमाल नहीं किया है, और वो कोशिश की, बिल्कुल तो नहीं कहूंगा, पर हाँ बहुत कम किया, मान लीजिए 30% के लगभग किया। मगर कुछ कहानियां ऐसी हैं जो मैंने पूरी तरह से कल्पना पे लिखी, वो मेरा सच था ही नहीं, तो वो मेरा निजी नहीं है। मगर उसमें भी जब मैंने इस दृष्टि से देखा कि क्या वाकई ये मेरा मेरा सच नहीं है, क्योंकि मैंने एक जिगोलो पर कहानी लिखी थी, जाहिर है मैं नहीं हूं, मगर जो कहानी में बहुत सारी चीजें आई और दूसरी चीजें उसके सच के अलावा, चीख नाम है उस कहानी का, 2005 में छपी थी, अंग्रेजी में वो स्क्रीम के नाम से, मेरे अनक्लेम टेरेन नाम का जो मेरा कहानी संग्रह है उसमें वो आई है, नवयाना से प्रकाशित हुई थी। तो अब मैं, जब मेरा ध्यान दूसरे लोगों ने दिलाया, हमारे कुछ मित्र थे, शशिभूषण द्विवेदी हमारे बड़े प्यारे मित्र थे, लेखक थे, अनफॉर्चुनेटली वो चले गए जल्दी, कम उम्र में।
कोरोना के दौरान बहुत सारे लोग गए हमारे। तो वही मेरे मित्र थे जो एक देर शाम में मेरे साथ हैं। ये असली जिंदगी की कहानी थी, मतलब हम दोनों साथ थे। और फिर वो एक देर शाम में जब मैंने कहानी लिखी तो वो दोनों हम शामिल हो गए उसमें। तो उन्होंने मुझसे वो चीख कहानी के बारे में, या अभिषेक कश्यप थे और दूसरे दोस्त थे, तो वो मुझसे पूछते थे कि यार तुमने ये बात कैसे लिख दी। तो मेरा ध्यान जाता था कि यार ये बात तो वाकई मैं लिखते वक्त था ही नहीं दिमाग में, मगर वो कब आ गया दबे पांव चलता हुआ और आगे बढ़ गया। तो वो जो अब आलोचक आएगा बाद में, वो उसको बिटवीन द लाइंस पकड़ता है कि असल में ये यहाँ है वो चीजें जिसकी जड़ें छिपी हुई हैं। वो फिर हमारे जो प्रारंभिक जीवन है, जो जो हमने उन मोहल्लों में जिया है, जहाँ आज जो मेरा सामाजिक जो अर्थ, जो मेरा वर्गीय सत्य है, जो आज मेरा जो क्लास है, अगर मैं खुद वहाँ शायद कंफर्टेबल नहीं रहूंगा उन लोगों के बीच में, उस सहजता से, जिस सहजता से मैंने जीवन उस समय जिया था, लगभग 25-30 साल, 40 साल के लगभग पहले। तो ये कहने का मतलब है कि इसमें बड़ा बहुत मुश्किल है एक लाइन खींच पाना कि वह कितना पर्सनल है और कितना सोशल है, या वो दूसरे अनुभव हैं बाहर के, और कितने वो अनुभव हैं जो हमने उस जमाने में ले लिए थे जब हमारा चूज करने के लिए हमारे पास चॉइस की कोई वो नहीं थी। तो वो एक उम्र होती है 12-14 साल तक की, 15 साल तक की। हम्म, धन्यवाद आप दोनों का बहुत-बहुत। तो इसी के समय कारणवश मैं आप दोनों से एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहूँगा। आप दोनों की प्रस्तुतियाँ, आप दोनों की किताब हिंदी से अंग्रेज़ी में भी ट्रांसलेट करी गई है। आप दोनों क्या अंतर महसूस करते हैं अपनी अंग्रेज़ी एवं हिंदी प्रस्तुति में? और ट्रांसलेशन की वजह से आप क्या महसूस करते हैं कि क्या चीज़ें हैं या फिर क्या व्यक्तिगत है जो रह जाते हैं हमारे ट्रांसलेशन के बीच में? चंदन जी क्यों ना आप चालू करें पहले? इसका सीधा सा उत्तर ये है कि अंग्रेजी में पढ़ते हो तो मुझे पहचान में नहीं आता कि वही कहानी है जो मैंने हिंदी में लिखी थी, और वो बिल्कुल नई चीज लगती है, अलग चीज लगती है। नई कहना गलत हो जाएगा, वो अलग चीज लगती है। वह भाषा कितनी कितनी बारीक चीजें काम करती हैं। अभी जो अजय जी बोल रहे थे, निजी का जो एक्सपीरियंस है, मैं वहां से इस बात को जोड़ूंगा कि सेल्फ का जो प्रेजेंस है कहानी में, वो कैसे, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि एक ही थीम है, लेकिन लगभग एक ही एनवायरमेंट पे दो कहानियां छपी थी। एक अजय नवरिया जी की थी और एक कविता जी की थी, हंस में, स्त्री विषांग में, अगर मैं सही हूं तो। हम्म। एक ही एनवायरमेंट था, और सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स जो थे, जो मेजर इवेंट्स थे, पिता का एक मॉलेस्टर होना, वो वो लगभग थीम सेम था, लेकिन बावजूद उसके दोनों कहानियां बिल्कुल दो छोर पे, बिल्कुल दो छोर पे, और उसमें गलत सही की बात नहीं थी। वो जो लेखक का की अपनी तैयारी, और मैं समझता हूँ कि तैयारी को भी हमें निजी मानना चाहिए, ये बात मैं जोड़ना चाह रहा था। तो जो आपने कहा अजय जी, उससे सहमति से मैं ये बात जोड़ रहा हूँ। जो अभी आपने पूछा कि अनुवाद वाली बात, तो बेशक वो मुझे अपनी कहानी लगती ही नहीं है, और वो एक किसी एलियन भाषा में लिखी गई कहानी, जबकि, और फिर मैं सोचता हूँ कि जो मैं स्पेनिश साहित्य को अंग्रेजी में पढ़ता हूँ, या किसी और साहित्य को हिंदी में पढ़ता हूँ, तो वो कैसे, मुझे मतलब क्या वो लिखा गया होगा और क्या मैं फील कर रहा हूँ, हो सकता है जमीन आसमान का फर्क हो। एक तीसरी बात मैं इस पे जोड़ूंगा कि यही वजह है कि मैं उर्दू साहित्य स्पेशली, वो मैं नहीं चाहता हूँ कि अंग्रेजी में पढूं। वो मुझे हिंदी में मिले तो वो मैं ज्यादा रिलेट कर पाता हूँ, खास करके जो ये अभी नैयर मसूद साहब की किताब में पढ़ रहा था, तो ताउस चमन की मैना अ, अंग्रेजी में मैंने अवॉइड किया, फिर जब हिंदी में हमारे एक दोस्त ने अनुवाद किया उसका, तो मैंने पढ़ा ताकि मैं उससे रिलेट कर सकूं। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि वो मेरे लिए बहुत एलियन बात होती है। लोग हमसे पूछते हैं, खास करके संपादक जब पूछते हैं कि इसे आप यहाँ क्या कहना चाहते थे, तो कई बार होता है कि 15 साल पहले लिखी कहानी को मैं भूल भी चुका होता हूँ कि वहां पर मैं एक्चुअली क्या कहना चाहता था, या किस किस तरीके से वो सेंटेंस फॉर्म हुआ होगा। इन चीजों के लिए फिर उन कहानियों के पास जाते हैं, तो कुछ टर्न ऑफ इवेंट्स याद आते हैं,
मसलन मान लीजिए कि एक्स सोचकर आपने 2008 में कोई कहानी लिखी और उस समय वाई का प्रेजेंस बेहद गौर था, लेकिन अब वही चीजें दिमाग पे हावी हो गई हैं, तो वो वापस याद आने लगती हैं। आपका जो मूल प्रश्न था, अगर वहां मैं आऊं कि अनुवाद में अपनी ही कहानी मुझे लगता है कि किसी और की कहानी है जो मैं पढ़ रहा हूँ, और उस हिसाब से उसे मैं नंबर भी देते रहता हूँ कि अच्छा है या बुरा है। हाँ, हिंदी में पढ़ते हुए लगता है कि मैंने ही लिखी है, तो इसलिए खुद को नंबर नहीं दे पाता। अंग्रेजी में फिलहाल लगता है कि किसी और अजनबी की कहानी पढ़ रहा हूँ, तो उसे रेट करते चलता हूँ कि अच्छी है कि बुरी। थैंक यू। अजय जी, आपका क्या कहना है इस विषय में? देखिए, चंदन भाई की बात से मुझे एक वाकया याद आ गया। अच्छा, जो वो चूंकि मुझे सीधे मेरे साथ मुझे पता नहीं लगा था, मुझे किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से पता लगा था। लेखिका का नाम नहीं लूंगा। वो लेखिका विदेश गई, किसी यूनिवर्सिटी में उनके साथ टॉक था। वहाँ उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने उनसे पूछा कि आप हमें अजय नवरिया के बारे में बताइए, हम उनकी कहानियां यहाँ पढ़ते हैं। क्योंकि वो जाहिर है अंग्रेजी में पढ़ रहे थे, ट्रांसलेशन में जो अनक्लेम्ड टेरेन को पढ़ रहे थे। तो उन्होंने कहा, मैं तो अजय नवरिया को नहीं जानती हूँ। ऐसा नहीं था कि वो नहीं जानती थी, मगर उन्होंने कहा नहीं, हम यहाँ तो बहुत ज्यादा उनको पढ़ा जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि भारत में उनको शायद उस तरह नहीं पढ़ा जाता, ऐसा उन्होंने जवाब दिया। यहाँ मैं दो बातें कह रहा हूँ। एक, कि अगर अनुवाद ना होता तो मेरा जो पाठक वर्ग है वो इतना बड़ा नहीं होता, चाहे वो यूएसए में या यूके में या यूरोप के दूसरे देशों में, जिस जिस तरह वो गया है। तो अजय नवरिया को हिंदी के कुछ लोग जानते, और हिंदी में भी, हिंदी के बाहर भी, जो हमारा देश इतना बड़ा है उसमें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, वो हिंदी नहीं जानते। उन्होंने भी अंग्रेजी में, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जब पढ़ाया जा रहा है, तो वो लोग भी पढ़ रहे हैं जो नॉन हिंदी बेल्ट के लोग। इससे एक तो ये पता लगता है कि ट्रांसलेशन कितना जरूरी है। अगर लॉरा बुरक ने ये ट्रांसलेशन, क्योंकि वो यूएसए में प्रोफेसर हैं, एक उनकी अपनी आइडेंटिटी है, उनका अपनी कैलिबर है, उनकी योग्यता है, उसकी वजह से वहां वो सब जगह फैल गया। तो वहां उसको फैलने से एक तो दलित लिटरेचर फैला, और दूसरा उसके साथ साथ मेरा नाम भी। अगर भारत के संदर्भ में उस मनोवृत्ति को देखा जाए तो ये बड़ा आसान था कि वो उन्होंने इग्नोर कर देना था, अगर भारत में हिंदी में ही रहता, और मैं इग्नोर हो जाता। क्योंकि ये जो सपोर्ट सिस्टम होता है सोसाइटी का, ये बहुत काम करता है। यानी सपोर्ट सिस्टम इसलिए कह रहा हूँ कि इसको अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है। मैंने जैसा कि कहा, ये एक मुश्किल मामला होता है, जटिल मामला होता है, कि मुश्किल ज्यादा है जटिल से ज्यादा, कि हर व्यक्ति की अपनी एक जाति है, अपना एक वर्ग है, अपने अपने लोग हैं। अब एक बिजनेस कम्युनिटी है, उसकी जितनी जान पहचान या सपोर्ट सिस्टम होता है वो बिजनेस के लोग होते हैं। अगर वो किसी ऐसी राइटिंग की दुनिया में जाना चाहता है तो उसके पास लोग नहीं होंगे। तो ऐसे जैसे जिन जिस जिन इलाकों से मैं आया है, मेरे जैसे लोग और दूसरे लोग आए, तो हमारा वर्ग भी बहुत नीचा था, और जाति को भी बहुत ऐसा समझा जाता था कि पता नहीं अनजान सी कोई जाति है कहाँ से। तो हमारे पास वो सपोर्ट सिस्टम नहीं था जो दूसरी जातियों के पास था, है। यानी वो प्रिविलेज्ड है इस मामले में, और हम डिप्राइव्ड है, हम वंचित हैं। तो चूंकि हम वंचित हैं, तो हमारे लिए वो सिस्टम जो ट्रांसलेशन के माध्यम से हमें मिलता है, वो हमारे को बहुत हेल्प करता है, और हमें व्यक्तिगत रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। यानी वो समस्या को भी बाहर तक और उसके लिए लोगों को सिंपैथेटिक बनाता है, और समस्या के समाधान की तरफ भी बढ़ता है। और आप देख रहे हैं 20 सालों में कितनी जबरदस्त तरीके से दोनों उन वर्गों में, जिन वर्गों में कोई चेतना नहीं थी, उन वर्गों में कितनी जबरदस्त चेतना आई है। और उन वर्गों में जिन वर्गों ने इग्नोर किया था, उनमें ये एक तरह का भाव पैदा हुआ कि हाँ, हमने इनकी तरफ ध्यान नहीं दी। यानी ये दोनों तरफ से हो। और ये काम किया ट्रांसलेशन ने। नहीं, ऐसा नहीं किया कि साहित्य ने नहीं किया, साहित्य ने किया, मगर चूंकि मैं बात यहाँ ट्रांसलेशन की कर रहा हूँ, ट्रांसलेशन ने उन इलाकों में भी किया जहां पर वो भाषा समझी नहीं जाती थी। एक इंटरनेशनल प्रेशर भी बना, ये सब चीजें हुई। तो
इसमें एक और चीज जो मुझे लगती है कि जैसा कि अभी चंदन भाई कह रहे थे कि वो मुझे मेरी कहानी नहीं लगती, वो ये बड़ा बड़ा कौशल जो होता है ये ट्रांसलेटर का होता है। यानी अगर ट्रांसलेटर खराब मिल गया तो जो आपकी अच्छी कहानी थी वो भी खराब हो जाएगी, और अगर ट्रांसलेटर अच्छा मिल गया तो आपकी जो अच्छी कहानी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और वाकई लगेगा कि यार ये भी मैंने ही लिखी है क्या। तो वो ऐसा मुझे खास तौर से जब मैं अपना कहानी संग्रह पढ़ता हूँ, या एक मिशिगन यूनिवर्सिटी में एक हमारे एक ट्रांसलेशन हमारी कहानी का किया, आवरण का, अभी हाल ही में 2 साल पहले 3 साल पहले। तो शेखा कोटक नाम है, या लॉरा बुरक ने जिस तरह से उस पूरे संग्रह में, तो वो इतना जबरदस्त था। लॉरा बुरक ने जो ट्रांसलेशन किया या शेखा कोटक ने किया या और लोग भी जो कर रहे हैं, आप यकीन मानिए कि ये उनका स्किल है कि उन्होंने कहानी के उन हिस्सों पर बहुत ज्यादा काम किया जो जो और निखारे जा सकते थे। तो हो सकता है कि अंग्रेजी में कोई और दूसरा व्यक्ति हो सकता है जो उसके वो शब्द ना पकड़ पाए और उसका ट्रांसलेशन वैसा ना हो, तो होगा क्या, एक अच्छी कहानी भी एक खराब ट्रांसलेशन की वजह से वो इम्पैक्ट पैदा, वो प्रभाव पैदा नहीं कर पाएगी, जो प्रभाव या तादाद में, हम अंग्रेजी में हिंदी में अब कहते हैं तादाद में, अंग्रेजी में मुझे एकदम से याद नहीं आएगा उसके लिए क्या शब्द है, तो जिसमें हम डूब जाते हैं। इन्वॉल्वमेंट, वो इन्वॉल्वमेंट तो भाषा के माध्यम से होगा, सिंटेक्स के माध्यम से होगा, उसके नरेशन के माध्यम, तो वो जो इन्वॉल्वमेंट है वो ट्रांसलेटर करता है फिर। अब उसमें हमारी भूमिका खत्म हो चुकी होती है, तो इसीलिए वो हमें लगता है, शायद जैसा मुझे भी लगा ये कहानी मैंने ही लिखी है। और अंग्रेजी में पढ़ता हूँ तो एक तो अंग्रेजी का प्रभाव ऐसा है ना, हमारी जो एक हमारे दिमाग है, हम औपनिवेशिक जो लोग हैं, क्योंकि हम कॉलोनी रहे हैं, तो हम लोगों का दिमाग तो कहीं ना कहीं गुलामी में अभी भी है। तो हम चाहे कितना ही अपने को लिबरेट करने की कोशिश करते हैं, ये जरूर मानते हैं कि यार अंग्रेजी एक बेहतर जबान है ना, क्योंकि उसमें बड़ा पाठक वर्ग है, बहुत ये सब चीजें जुड़ी होती हैं, जाहिर है कि एक तरह के समर्थन से, प्राइस से, सम्मानों से, इन सब चीजों से, तो इन सब से जुड़ा होता है कि आपका रिकॉग्निशन कितना हो रहा है। तो अंग्रेजी में वो रिकॉग्निशन जिस तरह से हुआ, उसने मुझे बहुत ताकत दी, ऐस मतलब पर्सनली मैं बता रहा हूँ। यानी हिंदी में मुझे याद आता है, राजेंद्र यादव जी जो हंस के संपादक थे, ये 2009 की बात है, तो मजाक कर रहे थे या पता नहीं सच बोल रहे थे, तो हंस के दफ्तर में मैं बैठा था, उन्होंने कहा कि अजय, अ, जितने कम समय में तुम्हें प्रसिद्धि मिल गई उतने कम समय में मुझे भी नहीं मिली थी। तो मैंने कहा कि मुझे राजेंद्र यादव मिल गए इसलिए मुझे मिल गए, तो हिंदी में तो राजेंद्र यादव मिल गए इसलिए मुझे मिल गए, और अ, अंग्रेजी में चूंकि लॉरा बुर्क और शेखा कोटक जैसे मुझे अच्छे ट्रांसलेटर मिले, इनकी वजह से मुझे लगता है कि बाहर की दुनिया में मेरी कहानियों को इतना वो मिला। तो ये व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों हित पूरे करता है ट्रांसलेशन। इसलिए मुझे लगता है कि ट्रांसलेशन और अधिक हिंदी साहित्य, मतलब क्योंकि हिंदी साहित्य में इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो भारत के संदर्भ में आपको उनकी भाषाओं में ही जानने को मिलेगी। तो ये यथार्थ जो है, ये रियलिटीज जो है उनके पास नहीं होगी दूसरी भाषाओं में, अंग्रेजी के पास खासतौर से नहीं होगी। ये लॉरा ब्रुट वही वही है जिन्होंने फ्रेंच नॉवेल लिखा था वो। नहीं अच्छा नहीं अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, ये अमेरिका के नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, चेयरमैन। ओके इन्होंने तो ज्यादातर क्रिटिसिज्म का काम किया। ओके। हम्म। तो इसी के साथ हम अपने आखिरी भाग पर हैं इस पूरे डिस्कशन की। मैं आप दोनों से आखिरी प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आप दोनों का नए लेखकों के लिए और पाठकों के लिए क्या नया संदेश है इस माध्यम द्वारा? चंदन जी अगर आप देना चाहेंगे? जरूर। पहली बात है कि हम्म, अगर वाकई लिखना चाहते हैं तो डोंट गेट इंगेज्ड इनटू ऑल दिस थिंग्स लाइक कि सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, पब्लिक में क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है। ये सब सारे जमानों में रहा है, डिस्ट्रैक्शंस
सभी जमाने में रहे हैं। दूसरी बात यह है कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, जितना आप पढ़ेंगे उतना आपके लेखन में निखार आएगा। फोकस्ड रहिए, थोड़ा एम्बिशियस बनिए, अपनी अपने अपने लेखक अपने लेखन को लेकर बड़ी थीम्स को एक्सप्लोर करिए और खूब पढ़िए। दिस मच ओनली। अजय जी, आपका संदेश। बस यही है, मुझे तो लगता है ये एक स्टीरियोटाइप का आंसर हो जाएगा। तो हम सभी लोग, सभी लेखक इस तरह की बात कहेंगे कि हम कहें भाई पढ़ो, खूब पढ़ो, अपनी परंपरा को पढ़ो। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ एक चीज जोड़ना चाहूंगा। गीता में एक जगह पर, क्योंकि मैंने 10 साल धर्मशास्त्र पढ़ाया है जामिया मिलिया इस्लामिया में, तो गीता भी पढ़ाता था। तो उसमें एक जगह पर एक लाइन आती है गीता में, अर्जुन को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं, स्वधर्म निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। तो स्वधर्म को अगर आप समझ सकें, पहले तो मुश्किल होगा कि स्वधर्म का मतलब वो हिंदू धर्म के साथ या उसके साथ नहीं जोड़ना है। स्वधर्म का मतलब आप अपने को अगर समझ सकें, जब आप अपने को समझ लेते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस, जैसे हमारा गुण धर्म क्या है, जैसे ही हम उस गुण धर्म को समझते हैं और फिर हम उसको समझने के बाद जब लिख रहे होते हैं, तो पहली पहली चीज यह है कि आप अपने आसपास के परिवेश का ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे से रखें और उस अपने अंदर को, अपने उसको समझने की कोशिश करें कि आपका मिजाज क्या है, असल में आपका स्वभाव क्या है, प्रवृत्ति क्या है। तो जैसे ही आप उसको पकड़ लेंगे तो जो आपकी राइटिंग होगी उसकी दिशा आपको मिल जाएगी। वाह। वरना आप कोशिश करेंगे कभी पॉलिटिकल पर लिखने की, कभी इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल उन मानों पर, और आप धक्के खाते रहेंगे और पता लगा आपके 10 साल बीत जाएंगे इसमें। तो सबसे पहले अपने से सवाल पूछिए। जो एक जयानंदन की शायद कहानी है, कस्तूरी पहचानो वत्स। तो कस्तूरी पहचानो वत्स, वत्स का मतलब नए लोगों, अपनी कस्तूरी को पहचान लो, पहले उसको पहचान लो, और फिर जब लिखना शुरू करोगे तो मुझे लगता है कि उसमें बहुत स्पीड होगी, क्यों, और बहुत डेप्थ होगी, और वो एक बहुत फोकस्ड राइटिंग होगी, क्योंकि आपने खुद को पहचान लिया कि मेरा मेरा फील्ड क्या है, मुझे किस दिशा में लिखना चाहिए। आपको वर्ग के आधार पर अपने को पहचान लेना है, आपको कास्ट के हिसाब से अपने को पहचान लेना है। आपको, आप जब बाकी जगहों पर भी लिखिए, मगर वो जो लिखेंगे आप, मुझे लगता है कि वो ऐसा होगा, वो दूसरों को प्रेरणा भी देगा, दूसरों को सम्मोहित भी कर लेगा, और आपको तो ख्याति मिलेगी ही मिलेगी, इसमें तो कोई शक नहीं। यही बस मुझे कहना है कि स्वधर्म में उसमें ही रहो, निधन नहीं होगा, प्रशंसा ही मिलेगी उसमें। तो इसलिए स्वधर्म निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। उस जगह मत जाओ, उस फील्ड में मत लिखो जो तुम्हारा फील्ड नहीं, उससे बचो। तो जब वो, क्योंकि जो आपकी अनुभूति का सत्य होगा वो दूसरे को एकदम अपने ग्रिप में ले लेता है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसे हम एकेडमिक ढंग से कह रहे हैं, ये अनुभव की बात है। आप करके देखिए, आप कोई ऐसा किस्सा अपना जो आपके साथ हुआ है वो सिर्फ बोलकर लोगों को सुना कर देखिए, आपको पता लग जाएगा कि वो कितना इन्वॉल्विंग है, कितना ग्रिपिंग है। मत लिखिए अभी, थोड़ा समय लीजिए लिखने में, पहले इस भाषा का जबान से ही काम लीजिए, फिर पेन से काम लेना। मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस फेस्टिवल में भाग लेने के लिए और इतनी सुंदर तरीके से मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी एंड चंदन जी। थैंक यू अजय जी।